1892 के एक्ट तक लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज से हम मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म से शुरू करेंगे। मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म, आफ्टर दैट मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। वहां तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। आज से हम लोग मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से शुरुआत करेंगे, जिसको द इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसी को मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। एक्चुअली उस समय भारत के जो राज्य सचिव थे वो मोर्ले थे और भारत के जो वायसराय थे वो मिंटो थे। तो उन्हीं दोनों के नाम के आधार पर संयुक्त रूप से इस अधिनियम का नाम मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म रखा गया था। अब हम आते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या बातें की गई, या ये अधिनियम आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, या भारतीय संविधान के विकास में इस अधिनियम की क्या स्थिति है, ये किन किन बातों को यहाँ से शुरू किया गया, किन किन बातों के लिए ये जाना जाता है। तो सबसे पहला चीज, अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से दो चीजें यहाँ डेवलप हो रही थी। एक कि गवर्नर जनरल और उसका एग्जीक्यूटिव किस प्रकार से शासन कर रहा था, और दूसरा कि यहाँ पर विधानमंडल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा था। रेगुलेटिंग एक्ट से हम लोगों ने देखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट से जो विधानमंडल डेवलप हो रहा था वह धीरे धीरे 1909 में आकर के और थोड़ा समृद्ध बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मुख्य रूप से केंद्रीय विधानसभा को केंद्र में जो विधानमंडल था उस केंद्र के विधानमंडल में परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है। और इसके पहले की परिस्थिति को थोड़ा सा देख लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। कांग्रेस के द्वारा संवैधानिक सुधार की बात की जा रही थी। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन जो कांग्रेस था उसका मुख्य मुद्दा रहा था। 1892 के काउंसिल में कुछ अधिकार दिए गए थे। उसके बाद से देखेंगे कि कांग्रेस में दो दल उत्पन्न हो गया था, एक गरम दल था, एक नरम दल था। फिर दोनों के बीच लड़ाई भी हो चुकी थी, दोनों बाइफरकेट भी हो चुके थे, दोनों अलग थलग पड़ चुके थे। इसी समय में देखेंगे कि मुस्लिम लीग का भी गठन किया गया था। सरकार से उसका प्रतिनिधिमंडल मिलता है और एक नया दल के रूप में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो केंद्रीय विधानसभा के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो इसकी संख्या सीधे बढ़ा करके यहाँ पर 60 कर दी गई। विधानमंडल के 60 सदस्य थे केंद्रीय विधानमंडल के। और अगर देखेंगे तो गवर्नर का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें पहले से गवर्नर जनरल के साथ साथ 7 सदस्य थे, वो बढ़कर के अब 9 सदस्य हो चुके थे। गवर्नर जनरल या वायसराय कह लीजिए, तो इसकी जो संख्या थी, ये इससे पहले अगर देखेंगे तो इससे पहले गवर्नर जनरल 7 थी, जो यहाँ पर एक और बढ़ गई थी, एक असाधारण सदस्य, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर के रूप में इसको यहाँ पर ऐड किया गया था। तो 9 सदस्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थे और 60 सदस्य केंद्रीय विधानमंडल के थे। तो टोटल जो केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य होने थे वो 69 सदस्य होने थे। मीन्स कि 60 विधानसभा के सदस्य होते और 9 जो थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य होते। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य कौन होते, ये हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी बतला चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या था। और
विधानमंडल जो था वो क्या था। तो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। तो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं कि जब 69 सदस्य टोटल होने थे तो 69 सदस्य में को जो डिवाइड किया गया था, यहीं से जो पृथक निर्वाचन था वो क्या था, हम पहले स्पष्ट कर देते हैं, फिर आपको हम बता देंगे कि पृथक निर्वाचन क्या था। तो यहाँ पर जो सदस्य चुने जाने थे 69 सदस्य टोटल, उसमें से कुछ शासकीय सदस्य होने थे और कुछ गैर सरकारी सदस्य होने थे। तो जैसे ही जानेंगे, शासकीय सदस्य का मीनिंग ही है कि ये गवर्नमेंट का हिस्सा होते, या तो गवर्नमेंट के अथॉरिटी होते, गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई पद को लिए हुए होते, वो लोग हो सकते थे। तो शासकीय सदस्य टोटल मेंबर रहेंगे 69 में शासकीय सदस्यों में 37 इनकी संख्या थी, तो इनकी संख्या बच के हो गई 32। केंद्रीय विधानसभा में 37 सदस्य शासकीय सदस्य होने थे, 32 सदस्य गैर शासकीय होने थे। अब अगर इसको फिर बाइफर्केट करेंगे तो यहां पर हमने पहले ही बता दिया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर कितने थे, 9 मेंबर जो थे वो गवर्नर जनरल प्लस उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थे। 9 मेंबर गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थे, और उसके अलावा जो 28 सदस्य बचते ये गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत होने थे, मनोनीत सदस्य। जस्ट लाइक अभी आप देखते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। उसी तरह यहाँ पर जो अशासकीय सदस्य थे ये तो उसके मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थे ही, उसके अलावा जो सदस्य थे उसका मनोनयन गवर्नर जनरल के द्वारा, वायसराय के द्वारा किया जाना था। बच गए इधर के गैर सरकारी सदस्य। तो गैर सरकारी सदस्य जो 32 थे, इस 32 में 5 जो थे, 5 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होने थे। इनको गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किया जाना था, इनको गवर्नर जनरल के द्वारा चुना जाना था, उनके द्वारा ही ये मनोनीत किए जा सकते थे। और 27 सदस्य का मूलतः निर्वाचन होना था। निर्वाचन जो होना था वो मात्र 27 सदस्य का। इस 27 सदस्य में भी अगर आप देखेंगे तो 14 सदस्य और 13 सदस्य। 14 सदस्य जो थे ये विशेष निर्वाचन से चुने जाने थे और 13 सदस्य सामान्य निर्वाचन से चुने जाने थे। इनका निर्वाचन जो होना था वो विशेष निर्वाचन से, और इनका निर्वाचन जो होना था सामान्य निर्वाचन से। सामान्य निर्वाचन मीन्स कुछ प्रांत को बांट दिया गया था, बंबई, मद्रास, बंगाल और संयुक्त प्रांत, यहाँ से 2-2 सदस्य चुने जाने थे, और असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब और वर्मा से 1-1 सदस्य चुने जाने थे। तो याद रखिएगा कि अभी तक वर्मा इंडिया का पार्ट रहा था। वर्मा इंडिया से अलग कब हुआ था? 1935 में। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो उसमें बात रहती, 1937 में उसको अलग कर दिया जाता है। तो वो हम डिटेल अब उतना याद क्या कीजिएगा, केवल ये ध्यान में रखिएगा कि जो 4 प्रमुख प्रांत थे, बंगाल, मद्रास, बंबई और संयुक्त प्रांत, वहां से 2-2 सदस्य चुने जाने थे, और उसके अलावा बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, वर्मा, इन सब जगहों से 1-1 सदस्य चुना जाना था। तो ये 13 सदस्यों का निर्वाचन जो था वो सामान्य निर्वाचन से होना था। मीन्स कि वहाँ की जो प्रोविंशियल काउंसिल थी वो प्रोविंशियल काउंसिल यहाँ से सदस्यों को चुन करके यहाँ पर भेजती। अब जो ये जो 14 निर्वाचन होना था, इसमें 14 निर्वाचन में भी 2 बटा हुआ था, 12 सदस्य और 2 सदस्य। 12 सदस्य का एक जो ग्रुप था वो भूमिपतियों का ग्रुप था।
इनके द्वारा 6 सदस्यों को चुना जाना था। ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, भूमिपति थे, उनके द्वारा चुना जाना था 6 सदस्य, और 6 सदस्य जो थे ये पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाना था। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल द्वारा, जो मुख्य रूप से मुस्लिमों को दिया गया था। मीन्स कि मुस्लिम प्रतिनिधि यहां से अपने प्रतिनिधियों को चुनते। तो यहां पर मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत से एक एक प्रतिनिधि चुने जाने थे, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर के एक प्रतिनिधि चुने जाने थे, और बंगाल से 2 प्रतिनिधि चुने जाने थे यहां पर। और भूमिपतियों का जो प्रतिनिधि को चुना जाना था वो बंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, सबसे एक एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। तो उसका निर्वाचन केवल वही लोग करते, जो भूमिपति थे वही करते, और जो मुस्लिम थे वो वही करते। और 2 सदस्य जो बचे हुए हैं, इनको बंबई और बंगाल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चुना जाना था। लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि 1892 के अधिनियम में जो व्यवस्था की गई थी कि एक प्रतिनिधि केवल बंगाल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चुना जाएगा। अब यहाँ पर उसकी संख्या बढ़ा करके 2 कर दी गई कि वहां के 2 व्यापार मंडल से 2 एक एक प्रतिनिधि, एक बंबई के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और एक बंगाल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चुना जाएगा। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था 1909 के अधिनियम में कैसे सदस्यों का चुनाव होगा, इससे संबंधित यह व्यवस्था थी। अब इस व्यवस्था में अगर देखेंगे, जो समस्या उभर के सामने आई, वो समस्या उभर के यही सामने आई कि पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा सदस्यों को चुना जाना था। मीन्स कि सांप्रदायिकता का जो बीज था, वो बीज यहीं से शुरुआत होती है। सांप्रदायिकता का इसलिए शुरुआत होता है क्योंकि एक समूह को या एक धर्मावलंबी को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया जाता है। और आगे चलेंगे, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे काउंसिल में रिफॉर्म होता है, इसी ग्रुप के द्वारा, और इसके साथ साथ और ग्रुप धीरे धीरे इसमें शामिल होते जाते हैं। आगे देखेंगे कि यहाँ पर सिख भी शामिल हो जाते हैं। आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पर दलितों को शामिल करने की भी कोशिश की जाती है। बाद में गांधी जी के द्वारा उसका विरोध होता है, उसी के क्रम में वो अनशन करते हैं अरवदा जेल में, और फिर पूना पैक्ट होता है जहाँ पर आरक्षण से इस मामला को सुलझाया जाता है। तो ये 1909 में जो शुरुआत करजन के द्वारा की गई थी बंगाल को भंग करके, और वो योजना धरी की धरी रह गई, उस योजना का क्रियान्वयन इसके द्वारा हो जाता है। यहाँ से अगर देखेंगे तो बाइफर्केशन की या पृथकता की जो शुरुआत होती है वो यहीं से शुरुआत होती है, और आगे चल करके ये बहुत लंबे समय तक, आज तक हमारे राजनीति को प्रभावित कर रहा है। तो ये तो हो गया वहां के विधानसभा में क्या क्या व्यवस्था की गई थी, या पृथक निर्वाचन मंडल क्या था, वो आप जानेंगे। अगर कभी पूछा जाए कि पृथक निर्वाचन मंडल में मुस्लिमों को केंद्रीय सभा में कितने सीट दिए गए थे, तो क्या बतलाएंगे? कितने सीट दिए गए थे? 6 सीट दिए गए थे, याद रखिएगा। ये बाय द वे ये सब एक्सेप्शनल पूछा जाएगा। आपसे केवल प्रश्न यही पूछा जाएगा कि पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कहां से होती है, या सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम किस अधिनियम से शुरू किया गया था। ये सब अगर पूछा भी जाएगा तो कभी यूपीएससी वगैरह का एग्जाम दीजिएगा, वहां पर स्टेटमेंट वगैरह देकर के कभी पूछा जाए तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या देखा था, क्या क्या शक्तियां मिल चुकी थी विधानमंडल को। बहस करने की शक्ति मिल गई थी, प्रश्न पूछने की शक्ति मिल गई थी, अब देखेंगे अगर तो इस अधिनियम के द्वारा पूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति दे दी जाती है। इस अधिनियम के द्वारा पूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति दे दी जाती है। दूसरा काम क्या किया जाता है कि बजट पर चर्चा किया जा सकता था। बजट पर चर्चा करने की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो मत का प्रयोग ये नहीं कर सकते थे।
तीसरा काम क्या किया जाता है कि इनको स्थानीय निकायों के लिए, अब देखेंगे कि हमारे यहाँ स्थानीय निकायों की संख्या जो है वो धीरे धीरे 1872 से ही शुरू हुई थी, धीरे 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 डेवलप होना शुरू हो चुका था। तो स्थानीय निकायों के लिए धन निकासी करने के लिए इनको शक्ति दे दिया जाता है। स्थानीय निकायों के लिए धन आवंटन यहाँ से किया जा सकता था, मीन्स की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए यहाँ से धन का आवंटन किया जा सकता था। तो एक आप ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, आजकल स्थानीय निकायों के लिए जो धन का आवंटन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? अभी रिसेंट में अभी किसकी भूमिका है? अभी रिसेंट में आपके साथ चर्चा कर चुके हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। पॉलिटी में हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी किसके द्वारा किया जा रहा है? सब पिछला भूल गए हैं? अभी किसके द्वारा किया जा रहा है? फिनांस कमीशन में कुछ चर्चा किए थे। फिनांस कमीशन रिकमेंडेशन करती है, तो अब फिनांस कमीशन या स्थानीय निकायों के लिए भी धन के आवंटन का रिकमेंडेशन वही कर रही है। नहीं होगा तो आप, मेरा वीडियो भी होगा फिनांस कमीशन वाला, उसको देख सकते हैं आप, इस पर यूट्यूब पे होगा। आप लोग को बोले भी थे कि देखिएगा, वहां पर हम डिटेल में इन सब चीजों की चर्चा किए हुए हैं। तो इन सब चीजों का अधिकार दे दिया गया, वाद विवाद करने का भी अधिकार दे दिया गया, वहां पर बातचीत कर सकते थे। कुछ चीजों को रोक दिया गया था, जैसे किसी भी देश के साथ क्या वैदेशिक संबंध होगा सरकार का, उस पर वो टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी भारतीय रियासत के साथ उनका क्या संबंध होगा, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार के रेलवे या आर्मी पर जो व्यय होने वाला है, सैन्य व्यय होने वाला है, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। तो ये सब चीज पहले से ही प्रोहिबिटेड था कि ये सब चीज पर वो काम नहीं करेंगे। तो 1909 में अगर हम देखेंगे तो कुछ अधिकार दिए गए थे, लेकिन जो डिमांड था दोनों कांग्रेस के जो उदारवादी थे उनका या जो गर्मपंथी थे उनका, उनमें से कोई डिमांड यहां से फुलफिल नहीं होता है। इसके बाद दो आंदोलन चलता है। एक आंदोलन जो देखते हैं हम लोग होम रूल के रूप में, जो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा चलाया जाता है, और वो बहुत तेजी से और बहुत अच्छा से संगठित करके आंदोलन चलाया जाता है। तो हमने जिस समय एनी बेसेंट की चर्चा की थी होम रूल की, उस समय हमने कहा था कि 1917 में मॉन्टेग्यू वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना व्याख्यान देते हैं कि सरकार की नीति है कि भारतीय शासन को प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क जो है उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए, जिससे स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन की जो संसद है, वो ब्रिटेन की संसद या भारत के जो राज्य सचिव है, वो भारत में उत्तरदायी शासन को लागू करना चाहते हैं। भारत में डोमिनियन स्टेट्स को लागू करना चाहते हैं और होम रूल को लागू करना चाहते हैं। इस बात से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में चाहते हैं कि भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा उससे संबद्ध किया जाए। तो इसी के एवज में 1917 में ही एक आयोग गठित किया जाता है। उस समय के जो भारत सचिव चेम्सफोर्ड थे, और उस समय के जो भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे और भारत के जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड थे। तो उन दोनों के द्वारा एक, या उन दोनों के को मिलाकर के ही एक आयोग गठित किया जाता है। इसको मॉन्टफोर्ड आयोग भी कहा जाता है या मॉन्टफोर्ड कमीशन भी कहा जाता है। 1917 में ही गठित होता है, जिसमें इन दोनों के अलावा सर विलियम ड्यूक, एक भारतीय भूपेंद्र नाथ बसु और एक चार्ल्स रॉबर्ट, ये 3 आदमी उसके मेंबर थे। तो एक इसकी समीक्षा के लिए मॉन्टफोर्ड कमीशन गठित किया जाता है। मॉन्टफोर्ड कमीशन मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के नाम पर ही है, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कमीशन भी आप उसको कह सकते हैं। उस समय के भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे और भारत के जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे। इसके अन्य मेंबर जो थे वो
सर विलियम ड्यूक थे, भूपेंद्र नाथ बसु थे, और तीसरे मेंबर थे चार्ल्स रॉबर्ट। तो अगर कभी पूछेगा कि मॉन्टफोर्ड कमीशन में भारतीय सदस्य कौन थे, तो आप ध्यान में रखेंगे भूपेंद्र नाथ बसु थे। जैसे हमने आपको बताया था शिक्षा का डिफरेंट आयोग, जिसमें भारतीय सदस्य कौन थे उन सबका नाम याद रखिएगा। गुरदास चटर्जी का, पिलग्रामी का, इन सब का नाम याद जैसे रखते हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा, भूपेंद्र नाथ बसु का। यहाँ से भी कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन्होंने 1909 के क्रियान्वयन को देखा। 1909 के क्रियान्वयन को देख करके अपना जो रिपोर्ट था 1918 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उसी के आधार पर 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम था वो पेश किया गया, उसको पारित किया गया। उसके पहले देखेंगे कि एक और होम रूल तो खत्म हो चुका था। होम रूल के बाद एक रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चला था, वो भी खत्म हो चुका था। तो अगला जो हम लोगों के पास अधिनियम आने वाला है वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसी को इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 भी कहा जाता है, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो किसी भी तरह से अगर केवल मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी पूछा गया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसी अधिनियम को वो कहा जाता है। अब यहां पर दोनों जगह परिवर्तन किया गया। अभी तक देखे थे कि जब 1858 में जो अधिनियम आया था और वहां पर जो इंग्लैंड में परिवर्तन किया गया था उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। वहां पर राज्य सचिव बना दिया गया था, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। अब यहां पर आकर के वहां पर परिवर्तन किया जाता है। पहला परिवर्तन इंग्लैंड में किया जाता है। इंग्लैंड में परिवर्तन अर्थात जब भी परिवर्तन होगा तो अब तो वहां एक ही चीज था। पहले ना 1858 से पहले वहां कितनी संस्थाएं थी? 1858 से पहले भारत में शासन करने के लिए इंग्लैंड में कितनी संस्थाएं थी? 3 संस्थाएं थी। और अब यहां पर आकर के मात्र एक संस्था रह गई थी। कौन सी संस्था अब रह गई थी? केवल स्टेट सेक्रेटरी का संस्था रह गया था। भारत का जो राज्य सचिव होगा उसी की संस्था रह गई थी, उसकी कार्यकारिणी रह गई थी। तो वहां पर जो संस्था था वो था भारत का सचिव, भारत का राज्य सचिव और इसकी कार्यकारिणी। इसके जगह पर एक नया संस्था, वहां पर एक नए अधिकारी को यहाँ नियुक्ति किया गया जो था भारत का उच्च आयुक्त। भारत का उच्च आयुक्त। और भारत का जो राज्य सचिव था, इसको पहले अभी तक वेतन मिलता था भारतीय कोष से, अब इसको इंग्लैंड से वेतन मिलना शुरू हो गया। इंग्लैंड के कोष से इसको वेतन मिलना 1919 से शुरू हो जाता है। तो अब इसका जो काम है, मैक्सिमम काम जो है वो भारत के भारत का जो उच्च आयुक्त था उसके द्वारा किया जाता है। और अब जो है यहाँ के वायसराय से जो कांटेक्ट करने का काम है वो उच्च आयुक्त के द्वारा किया जाता है। यह इसका एजेंट बन जाता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश संसद के प्रति होती है और धीरे धीरे इसका नियंत्रण कमना शुरू हो जाता है। इसका नियंत्रण भारतीय प्रशासन पर भारत के राज्य सचिव का कमना शुरू हो जाता है। भारत का जो प्रशासन है वो मुख्य रूप से यहाँ के वायसराय, और वायसराय के बाद देखेंगे कि इसमें 2-3 चीज और नया चीज लाया गया था। आगे हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो एक परिवर्तन जो हुआ था वो परिवर्तन ये ध्यान में रखेंगे कि इंग्लैंड के भारत का जो राज्य सचिव था उसको इंग्लैंड के कोष से वेतन मिलना शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान में आप रखेंगे, कभी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के राज्य सचिव का जो वेतन था वो भारतीय कोष से न देकर के इंग्लैंड के अंग्रेजी कोष से दिया जाना शुरू किया गया, देन दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919।
इंग्लैंड में यही परिवर्तन किया गया, वहां पर एक उच्च आयुक्त का गठन किया गया। ये भी याद रखें कि हाई कमीशन का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया इंग्लैंड में, तो वो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। ये डिमांड भी रहा था, जो यहाँ के कांग्रेसी उदारवादी थे उनका डिमांड रहा था कि हाई कमीशन का स्टेट सेक्रेटरी का जो पावर है वो धीरे धीरे कम किया जाए, तो उसी को पूरा करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई। अब आते हैं हम लोग भारत में क्या परिवर्तन किया गया। ये तो इंग्लैंड में हो गया, तो भारत में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज कॉल्ड डायरची। हिंदी में कहेंगे तो द्वैध शासन। ये होता क्या है, इससे क्या समझते हैं? इससे पहले हम लोग द्वैध शासन एक बार और पढ़े थे, कहां पढ़े थे? क्लाइव के समय में, और एक हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। तो ये होता क्या है द्वैध शासन? अगर मान लेते हैं आपकी बात को सही है द्वैध शासन, तो फिर फेडरल शासन क्या है? द्वैध शासन में ऑटोनॉमी दी जाती है। अच्छा, और कुछ? और कुछ? अच्छा, बंगाल के शासन को फिर द्वैध शासन क्यों कहा गया था? दो आदमी मिलकर चला रहा था। हाँ हाँ, सही बात है। और तो इसके कारण द्वैध शासन कह दिया गया था, या कुछ और समस्या थी वहां पर? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के कुछ बात था, अकाउंटेबिलिटी को लेकर के कुछ बात था कि वहां का शासक किसके प्रति अकाउंटेबल होगा। अगर जो नवाब था, जो निजामत चला रहा था, और जो कंपनी थी वो दीवानी चला रहे थे, तो राइट किसके पास थे और कौन किसके प्रति अकाउंटेबल था? अकाउंटेबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व। तो कंपनी किसके प्रति उत्तरदायी थी और नवाब किसके प्रति उत्तरदायी था? कोई किसी के प्रति उत्तरदायी उसमें नहीं था। यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर शासन को दोहरे तरीका से दोनों जगह पर बांटा गया था। एक चीज को अगर हम देखेंगे तो कुछ दो तरह की शासन व्यवस्था लाई गई थी। फेडरल सिस्टम इसके जस्ट आगे 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि द्वैध और फेडरल में क्या डिफरेंस था। द्वैध और फेडरल का सिंपल डिफरेंस था कि यहाँ पर केवल दो लिस्ट रखा गया था, एक सेंट्रल लिस्ट था, एक स्टेट लिस्ट था। और अगर हम फेडरल की बात करेंगे तो फेडरल में 3 लिस्ट की व्यवस्था होती है, जो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी है, उसमें भी इंट्रोड्यूस किया गया था। डेट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अगर वो देखेंगे तो वो फेडरल का यूनिक फीचर होता है। उसी तरह द्वैध शासन का यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दो तरह से बांटा गया था। एक तो था केंद्रीय विषय, और दूसरा था राज्य का विषय। तो केंद्रीय विषय पर गवर्नर जनरल जो वायसराय एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था वो उसका पूरी तरह से नियंत्रण था। जबकि राज्य का जो विषय था, इस राज्य के विषय को भी फिर 2 पार्ट में बांट दिया गया था। राज्य का जो सब्जेक्ट था इसको 2 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया गया था। एक था आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट्स, और दूसरा था हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट।
हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अब जो आरक्षित विषय था, ये जो प्रांतीय गवर्नर थे, प्रांतीय गवर्नर प्लस उनकी जो कार्यकारी परिषद का सदस्य, मीन्स प्रोविंशियल गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके द्वारा वो संचालित होना था। प्रांतीय गवर्नर और उसके कार्यकारी के जो सदस्य होंगे उसके द्वारा उसका प्रशासन चलाया जाना था। तो इसको समझ लेंगे आप, प्रांतीय गवर्नर प्लस कार्यकारी परिषद। और हस्तांतरित विषय पर जो शासन चलाया जाना था वो प्रांतीय गवर्नर प्लस निर्वाचित मंत्री। प्लस निर्वाचित मंत्री, इनके द्वारा यहां पर शासन चलाया जाना था। अब बात आ गई समझ में कि पूरा का पूरा डायरची क्या था। द्वैध शासन जो था वो द्वैध शासन क्या था, और ये जो संकल्पना दी गई थी यह लियोनोल कार्टिस के द्वारा दी गई थी। जो आपसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि द्वैध शासन का जनक कौन था, तो बहुत जगहों पर आप देख लीजिएगा, बहुत जीके वीके के किताब में कि वो बंगाल के द्वैध शासन के नीचे लिख देते हैं लियोनोल कार्टिस के द्वारा, उसके द्वारा तो बाद में दिया गया था। तो इसका जो ये जो द्वैध शासन है ये लियोनोल कार्टिस के माइंड की उपज थी। तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा कंफ्यूज नहीं होइएगा। बंगाल के द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनोल कार्टिस नहीं था, और ये जो था ये थ्योरी जो था, इस प्रकार की ट्रांसफर्ड रिजर्व्ड ये जो थ्योरी दी गई थी ये लियोनोल कार्टिस के द्वारा दी गई थी। तो यही डायरची था जिसको, और डायरची का पूरा जो मीनिंग है वो इससे कोई कुछ लेना देना नहीं है। डायरची का पूरा जो मीनिंग है वो इससे लेना देना है। हम डायरची से जो समझेंगे वो ये चीज है, क्योंकि देखेंगे कि यही चीज जब हम फेडरल सिस्टम लागू कर दें 1935 में तो यही फिर सेंट्रल में चला जाता है। तो वहां पर कहा जाता है कि केंद्र में डायरची, केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। तो डायरची का मतलब जो है, द्वैध शासन का मतलब है कि एक सब्जेक्ट जो है वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट रहेगा, आरक्षित विषय रहेगा, और एक सब्जेक्ट जो है वो हस्तांतरित विषय रहेगा। आरक्षित विषय पर गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं उसके जो कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं उनके द्वारा वहां पर प्रशासन चलाया जाएगा, जबकि हस्तांतरित विषय पर गवर्नर और यहाँ के जो निर्वाचित मंत्री होंगे उनके द्वारा शासन चलाया जाएगा। तो थोड़ा सा केवल और थोड़ा सा डीप में इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्यों फेल हो गया, या इसको फेल होने की पूरी गुंजाइश क्यों थी। तो एक तो कि यहाँ पर प्रांतीय विधानसभा का गठन हो ही रहा था, प्रारंभिक स्तर पर था। गवर्नर जनरल को पूरा पावर था। प्रांतीय गवर्नर किसी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था, या उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी किसी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इसका जो उत्तरदायित्व था वो किसके पास उत्तरदायित्व था? जो गवर्नर जनरल था ये उसके प्रति उत्तरदायी था, और गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी था? हाँ, गवर्नर जनरल जो का सीधे उत्तरदायी तो होगा तो किसके प्रति? सब अपने के ऊपर के प्रति। तो ये राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी था, और राज्य सचिव जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। तो अकाउंटेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो ये अलग बटा हुआ था। दूसरा गड़बड़ी क्या था कि मंत्री जो थे, जो निर्वाचित मंत्री थे, तो जिनका बहुमत होता था उनमें से गवर्नर उनकी नियुक्ति करता था। तो ये दोनों के प्रति उत्तरदायी थे। ये प्रांतीय गवर्नर के प्रति भी उत्तरदायी थे, और दूसरा चीज कि जो विधायिका थी उसके प्रति भी उत्तरदायी थे। दोहरे तरीका से इनका उत्तरदायित्व इनका भी था। गवर्नर जनरल पूरी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था, गवर्नर उसी के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। लेकिन मंत्री जो थे वो मंत्री को, गवर्नर जनरल को भी खुश रखना पड़ता था और विधायिका को भी सेटिस्फाई रखना पड़ता था। क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई बात जो समझ में नहीं आई हो आपके? वीडियो नहीं आ रहा है? अच्छा,
बहुत पहले कहे थे। यहां तक में कोई भी बात जो समझ में नहीं आई हो बोलिए। अलग अलग गवर्नर होता था, वो तो पहले ही से हो गया। जैसे ही गवर्नर जनरल हुआ उसका से प्रत्येक प्रांत का अलग अलग गवर्नर होगा। कब से? 1800। भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? 1800। हाँ, क्या बोल रहे थे प्रेम? तो जैसे ही भारत का गवर्नर जनरल होगा तो भारत का गवर्नर जनरल मीन्स क्या? गवर्नर जनरल उसको क्यों बोला गया है? इसका मतलब कि उसके नीचे गवर्नर और है। जैसे हम जिस समय बता रहे थे आपको सामंतवादी प्रथा की, सामंत फिर महासामंत होता था, तो महासामंत क्या कि उसके नीचे जरूर सामंत होंगे। उसी तरह गवर्नर जनरल जैसे ही हुआ उसके नीचे गवर्नर होंगे। तो उसके नीचे भी प्रांतीय गवर्नर थे। अब प्रांतीय गवर्नर जैसे कर्जन के समय में अगर देखेंगे तो हम लोग बताए थे कि उस समय फुलर था बंगाल का गवर्नर, कर्जन जो था वो गवर्नर जनरल था, वायसराय था। तो गवर्नर जनरल को ही वायसराय भी बोला जाता था और गवर्नर जनरल भी बोला जाता था, दोनों टर्म उसके लिए यूज होता था। और प्रांतीय गवर्नर के लिए प्रोविंशियल गवर्नर उसको कहा जाता था, प्रांतीय गवर्नर कहा जाता था। कुछ प्रांत थे जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट क्रिएट किया गया था, जो कि पंजाब का प्रांत था, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। उत्तर पश्चिमी प्रांत में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता था। तो ये डायरची आप समझ गए। यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं, रेसिड्यूरी पावर होता है जब कोई भी पावर, रेसिड्यूरी पावर द्वैध शासन में कभी नहीं आता है। रेसिड्यूरी पावर जो फीचर होता है वो फेडरल गवर्नमेंट का होता है। जब फेडरल गवर्नमेंट में हम दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ हस्तांतरित, आरक्षित और हस्तांतरित सब्जेक्ट है, वहां पर क्या था कि वहां 3 लिस्ट बन जाता है, स्टेट, यूनियन और कंकरेंट। उस तीनों में जो शामिल नहीं होता है उसको रेसिड्यूरी पावर बोलते हैं, जो अलग अलग संघ में अलग अलग व्यवस्था होती है। कहीं पर प्रांतों को दिया जाता है, कहीं पर यूनियन को दे दिया जाता है। जैसे यूएसए में अगर देखेंगे तो वहां पर किसको है रेसिड्यूरी पावर, किसको है वहां के